तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आप उसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या होगी। सपोज A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा गिवन है ना। कई बार क्वेश्चन में आपसे थीटा भी पूछ लिया जाता है। फाइंड आउट थीटा, अगर थीटा निकालना हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल गिवन है थीटा, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां पर, यहां से हमको थीटा फाइंड आउट करना है, तो ए बी cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। सो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी and theta equals to cos inverse a dot b डिवाइड बाय ए बी। यहां पर ए बी क्या है, ए बी मोड है किसका, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना। चाहे तो लिख भी लेंगे हम यहां पर, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है आपको, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना। अब क्वेश्चंस में आपको कई बार डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी दे दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया जाए विद डायरेक्शन। कई बार आपको ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई और थीटा आपको बोल दिया कि बताओ थीटा कितना होगा, है ना। बोल दिया आपको कि भाई ए वेक्टर है 4, बी वेक्टर है 6 और इनका रिजल्टेंट है इतना, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो वो हमको आना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपको क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, अब ए वेक्टर दे दिया आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और बी वेक्टर भी दे दिया आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। आपसे पूछ लिया थीटा बताओ दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे, फिर बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। जैसे हमने बात की थी कि थीटा 0 से लेके 90 तक अगर होता है तो जो रिजल्टेंट आता है ए डॉट बी का वो रिजल्टेंट पॉजिटिव आता है ना। और 90 से 180 के बीच अगर एंगल होगा तो नेगेटिव आता है, ये हमने देख लिया था। लेकिन कोई ऐसा एंगल भी तो होगा जिस एंगल पर देखो 0 से लेके 90 तक क्या आया, पॉजिटिव, और वहां से 90 से 180 तक कितना आया, नेगेटिव। यानी कि cos थीटा की वैल्यू जो थी वो 1 से लेके -1 तक गई, तो 1 से लेके कहीं 0 भी हुई होगी, ठीक है, और कहीं पर -1 भी हुई है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं मिनिमम भी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं 0 भी हुआ होगा। हम वो स्टैंडर्ड 3 वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ए डॉट बी मैक्सिमम है, ए डॉट बी 0 है और ए डॉट बी मिनिमम है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर फॉर्मूले से पता लगाएंगे, वहीं से पता चलेगा हमको ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, ठीक है। अब हमको ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। देखो क्या होता है ना, जैसे आपको दो वेक्टर दे दिए गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, स्पेस में आपको दो वेक्टर दे दिया और आपको बोला कि इन दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि हमको मैक्सिमम रिजल्टेंट मिले। जैसा हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया था, वहां पर क्या किया था, दो वेक्टर आपको दे दिए और बोला कि बताओ मैक्सिमम कब होगा। तो दो वेक्टर जब आपको गिवन है तो अब आपके पास फ्रीडम है कि उन दोनों वेक्टर्स को आप किसी भी तरह ऐड कर सकते हो, लेकिन थीटा जो है वो आपको फिक्स करना होगा कोई एक, है ना। अब आपने क्या किया, अब दो वेक्टर लिए आपने, उन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया कि उनके बीच का जो थीटा था वही फ्लक्चुएट हो रहा था, क्योंकि वही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, उसी पर डिपेंड कर रहा था। क्योंकि फॉर्मूले में हमने जब देखा था तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की पावर 1/2। तो वहां पर ए और बी जो थे वो तो क्या थे, ए और बी मैग्नीट्यूड थे किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो वो तो फिक्स थे, उनकी वैल्यू तो कांस्टेंट थी। तो चेंज कौन हो रहा था, चेंज हो रहा था वहां पर थीटा, थीटा इज वेरिएबल। तो यहां पर भी अगर ध्यान दोगे तो यहां पर भी वेरिएबल क्या है, थीटा। यानी कि आपको दो वेक्टर इस तरह से दिए हैं, आपको उनको ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच का एंगल कुछ ऐसा फिक्स हो जाए जहां पर ए डॉट बी मैक्सिमम मिल जाए।
है ना। तो वो कौन करेगा, वो थीटा पर डिपेंड करेगा। यहां देखेंगे अगर हम, तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, थीटा इज वेरिएबल। अब ये थीटा मैक्सिमम होगा तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा। अब थीटा मैक्सिमम कब होता है, कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा मिनिमम होता है। ध्यान देना, कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा मिनिमम होगा। तो थीटा मिनिमम का मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल्स टू 1, और कोस थीटा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। ध्यान दो, आपने अगर वहां भी देखा हो, जब हमने पैरेललोग्राम लॉ में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी, तब हमने क्या देखा था कि थीटा जब 0 था, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल थे, तब वहां पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिली थी। यहां पर डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होगा, जब ए और बी जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी डॉट प्रोडक्ट की, है ना। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, इसी की बात करते हैं। इसी में अभी हमने एक एंगल देखा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे ये होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ए डॉट बी जब मिनिमम होगा, ए डॉट बी मिनिमम। अब ए डॉट बी मिनिमम होने के लिए फॉर्मूला तो यही है हमारा। यहां पर ये जो थीटा है इसको क्या होना पड़ेगा, इस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो कोस थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो थीटा मैक्सिमम कहां हो जाएगा, 180 डिग्री पर, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर कोस थीटा हो जाएगा -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको यहां से, माइनस ए बी कोस, माइनस लगा दिया तो कोस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देंगे, या फिर लिख ही लो एक बार ताकि याद रहे, ए बी कोस 180 डिग्री। सो ए डॉट बी शुड इक्वल्स टू ए बी माइनस का ये। तो ये रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा उसके बाद कि ए डॉट बी शुड इक्वल्स टू माइनस ए बी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। इसी तरह से इसको बी पार्ट ले लेना, उसका सी लिखो, ए डॉट बी मतलब 0। जब ए डॉट बी 0 हो, मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम देख लिया, अब बात कर रहे हैं 0 की। ए डॉट बी मिनिमम हुआ 180 पर और ए डॉट बी मैक्सिमम हुआ 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये मैक्सिमम से मिनिमम हो गया। यानी इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई एक ऐसा एंगल होगा जहां पर ये 0 हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम था, फिर उसके बाद 0 हुआ, फिर मिनिमम गया होगा। तो वो एंगल कौन सा होगा जब ये 0 होगा, वो एंगल कौन सा होगा जब ये 0 होगा। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, है ना। कैसे, ए डॉट बी बराबर 0 दे दिया, मान लो हमको कि हमको 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको पता है बेसिकली ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। अब हमको इसको 0 प्रूव करना है, किसको, ए डॉट बी को। तो यहां पर ए डॉट बी की जगह 0 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। ए बी डिवाइड होके 0 हो जाएगा, यानी कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। और कोस थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया हमको यहाँ पे, 90 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर कोई भी दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद भी रखना है। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, है ना। लिख भी लेंगे इसको, लिखेंगे, नोट करेंगे इसको। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be 0.
उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। नोट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। सपोज नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर किसी वेक्टर का बाय इटसेल्फ हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, बाय इटसेल्फ का मतलब किसी एक वेक्टर का उसके खुद के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा, देखेंगे यहां पर। सपोज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको करना है ना। एक वेक्टर का उसके साथ ही क्या कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कैसे इसको, ए कॉस थीटा, जो फॉर्मूला है वही तो लिखेंगे ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए यानी ए बी कॉस थीटा, तो बी की जगह भी आ जाएगा, तो ए इंटू ए कॉस थीटा। अब ए और ए, यहीं से पता चल रहा है कि अगर ए वेक्टर ऐसा है तो दूसरा ए वेक्टर भी ऐसे ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो एंगल पुट करो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1। तो ए डॉट ए जो मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ए स्क्वायर। कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको उसकी, ए स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का बाय इटसेल्फ अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, उसका स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उन दोनों यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहां पर एन कैप डॉट एन कैप। एन कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एन कैप, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एन कैप का मैग्नीट्यूड। देखो यहां पर हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, ए बी कोस थीटा, वहां पर ए और बी क्या होता था, उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और दूसरा भी एन कैप है तो 1 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, 1 इंटू 1 कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है और एक वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, एन कैप डॉट एन कैप शुड इक्वल टू 1 cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एन कैप डॉट एन कैप कितना हो जाएगा यहां से 1। यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर को आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। यानी कोई भी डॉट प्रोडक्ट करें किसी भी यूनिट वेक्टर का बाय इटसेल्फ अगर आप उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। लेकिन अगर किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, जो अभी हमने किया है यहां पर, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, यानी एक यूनिट वेक्टर को उसी से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, 1 मिलेगी, है ना। इसी तरह से हम आगे देखेंगे जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली वेक्टर्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप को जे कैप से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर। इसको नोट करते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सपोज मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा ऐसे, ठीक है। या फिर एक्स वैक्स हटा ही देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं आई कैप जे कैप के कैप। इस तरह से डिफाइन होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम।
आई जे के, ठीक है। यहां पर आई और जे और के एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। आई जे एक प्लेन होगा, जे के एक प्लेन होगा और के आई एक प्लेन होगा, यानी एक प्लेन में हमको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, यानी 2 डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस तरह से हमारा सिस्टम हमने दे दिया। अब मान लो आपको आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको लिख लेंगे, जो भी है नंबर डाल लेना आप अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं आई कैप का आई कैप के साथ। जब आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और cos 0, यानी कि वैल्यू मिलेगी मुझे 1। आई कैप और आई कैप को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1। अभी बताया था कि अगर एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर को आप उसके ही यूनिट वेक्टर से वापस से मल्टीप्लाई करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो वैल्यू मिलती है 1। इसी तरह से जे डॉट जे करोगे तो अगेन क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1। इसी तरह से के डॉट के करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, ठीक है। तो ये तो हो गया एक वेक्टर का बाय इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब मान लो आपको आई और जे कैप का करना हो डॉट प्रोडक्ट, जरूरी थोड़ी आई और आई का ही करना रहेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जे डॉट आई करो, आई डॉट जे करो, के डॉट आई करो, आई डॉट के करो, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आई डॉट जे आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, तो देखो यहां पर करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आई का जे के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, cos, अब यहां पर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, देखो यहां पर आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो आई और जे का एंगल है 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी आई कैप का जे कैप के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। और आई की भी सही एक प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखाई थी, अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आई और जे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से देखो जे डॉट के जे कैप डॉट के कैप, वन मल्टीप्लाई बाई 1 cos 90, वैल्यू हो गई 0, और के डॉट आई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अगेन cos 90, वैल्यू हो गई 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, हमको याद रखना है। ये कब काम आएगी, जब आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दिया होगा वेक्टर्स को, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है ना। अब आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आपको दे दिया कि भाई आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दो वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको बोला इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अभी मैं बताता हूं वो भी कैसे करना है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को वहां पर यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अभी हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे, उसमें देखेंगे हम किस तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है, देखो मान लो सपोज आपको जो भी नंबर है आप डाल लेना अपने अकॉर्डिंग, ए वेक्टर गिवन है आपको इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। एक दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं इस तरह से, है ना। एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको प्रॉपर्टी बना दिया है हमने, क्योंकि कई बार डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर इस तरह से दो वेक्टर्स आपको गिवन है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो देखेंगे सब स्क्रीन पर, यहाँ पर अच्छे से ध्यान लगाकर
डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, ए डॉट बी का। आपसे पूछा है व्हाट इज ए डॉट बी, ये निकालना है हमको, है ना। तो ए डॉट बी के लिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला क्या था, ए बी कोस थीटा। तो या तो वैसे कर सकते हैं हम ए बी कोस थीटा के थ्रू, अगर वैसे ना करना है और डायरेक्ट करना हो तो अब ए बी कोस थीटा अगर करना है हमको तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इनके बीच का एंगल निकालेंगे। अब उस एंगल को निकालने के लिए भी हमको ए डॉट बी तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम कैसे करेंगे, वो तो बात हुई जो ए बी कोस थीटा जो मैंने लिखवाया था आपको, वो कहां सॉल्व होता है, जब आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो, या फिर मैग्नीट्यूड नहीं भी गिवन हो, मैग्नीट्यूड तो हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, √a x का स्क्वायर a y का स्क्वायर a z का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एंगल अगर आपको पता हो दो वेक्टर्स के बीच का, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली, कोई सोचना ही नहीं है। जैसे आपको दो वेक्टर दिए, अभी मैं ये वेक्टर देता आपको बोल देता कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहता, इसका मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कर देते कोस थीटा, ठीक है। एंगल हमको गिवन नहीं है। अगर एंगल गिवन नहीं है तो फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो देखो हम कैसे करेंगे। देखो ए डॉट बी, तो यहां पर ए की वैल्यू पुट करता हूं मैं, देखो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिखता हूं बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है ना। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको एक बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका एक बताया था, यानी ए डॉट बी प्लस सी था, तो हमने क्या किया था ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो वही यहां पर हम करेंगे। अब देखो कैसे करना है, ए एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे पहली पूरी इस टर्म से, प्लस फिर ए वाई को करेंगे, फिर इससे, फिर ए जेड को करेंगे इससे, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलो आओ करते हैं, देखो जो टर्म्स आएगी वो लिखेंगे, है ना। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं यहां पे। अब ठीक है। देखो यहां पर a डॉट बी ए एक्स प्लस दिस, अब लिखते हैं यहां पर, देखो ए एक्स को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले करो ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स, भाई यहां पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ए बी कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स, बी एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया बी एक्स, मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। अब देखो ये भी आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो आई कैप का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि एक दूसरे से यूनिट वेक्टर हो गया, तो ए एक्स बी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई बाई बी वाई, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो यहां पर ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे, और आई डॉट जे भी थोड़ी देर पहले हम लिखकर फ्री हुए हैं, दो मिनट पहले हमने लिखा था आई डॉट जे कितना होता है 0, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा हमको 0, तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई और के, आई कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से अगर हमको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ और के का डॉट प्रोडक्ट के साथ करके एज इट इज उनके जो साइन है उस साइन के साथ हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जे कैप का जे कैप के साथ, तो कितना हो गया ए वाई बी वाई जे कैप, ठीक, प्लस इसी तरह से के कैप का के कैप के साथ, तो ए जेड बी जेड के कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब आपसे पूछ लिया जाए ए एक्स और बी एक्स आपको जो गिवन होगा, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं भी होगी तो हम देख लेंगे, यहां से पता चल जाएगा। ऑब्वियसली गिवन होगा, ए एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ही हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड आपको जनरली गिवन ही होगा, मैग्नीट्यूड आपको दिया ही होगा, ये तो लिख के लेना, क्वेश्चन में जब भी आएगा आपको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड गिवन होगा, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का, तो क्या करो, वही हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो ए एक्स बी एक्स जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद वैल्यू आए उसका स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई
वही मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर प्लस एजेड और बीजेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब समझ में आ गया ax bx इस तरह से दिया हो तो कैसे करना है, और a डॉट b कैसे करना है, और ax bx का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होना चाहिए अच्छे से। एक प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में अभी बात करूंगा, आपको समझाऊंगा भी सही, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, हालांकि वो थोड़ा थोड़ा सा आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक दो बार उसको देखेंगे। तो इसको नोट करेंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखना उसको समझना। एंगल है थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना। इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था वहां पर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, देखो ए बी कोस थीटा या फिर बी ए कोस थीटा, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर ध्यान दो, ये b है और ये a है। अगर इस b का मैं कंपोनेंट ले लूं a के अलोंग, यहां पर इसमें जो b cos थीटा है ये क्या है, b cos थीटा इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ b ऑन a वेक्टर। a वेक्टर के ऊपर जो b वेक्टर का cos वाला जो कंपोनेंट है, क्या वही b cos थीटा कहलाएगा, है ना। अगर मैं देखो यहां पर ये जो b है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर एक पैरेलल, तो जो इसके पैरेलल आएगा cos वाला कंपोनेंट a के अलोंग जो होगा, क्या वही b cos थीटा कहलाएगा। क्या उसी b cos थीटा से जब हम इस a को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको a डॉट b मिल जाता है। तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है, यहां पर a डॉट b में जो होता है वो क्या होता है, एक तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और b कौन सा, उस b वेक्टर का वो कंपोनेंट जो उस a के अलोंग होगा, यानी इस b का जो कंपोनेंट a के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मल्टीप्लाई कर देंगे एक a के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, a डॉट b मिल जाएगा। यानी कि b का a के अलोंग कंपोनेंट, क्या बोलेंगे हम, b का a के अलोंग कंपोनेंट जो होगा वो हमको क्या देगा, a डॉट b देगा। या फिर इसका रिवर्स ले लो, वाइस वर्सा, a का b के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, अब देखो a का b के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कैसे होगा, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ये वाला जो कंपोनेंट है क्या cos वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, तो वो भी हमको क्या देगा, a डॉट b देगा, है ना। तो b का a के अलोंग या a का b के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आपको गिवन होगा, और वो आपको क्या देगा, a cos थीटा b cos थीटा देगा। ठीक है, अब पूछा क्या जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a वेक्टर, है ना। ये पूछ लिया आपसे कि b वेक्टर का a वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, या फिर फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। तो ये ध्यान से सुनना, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां से पता चल जाएगा। जैसे हम लिख ही लेते हैं फाइंड, या फिर फाइंड की जगह डायरेक्ट लिख लेते हैं कंपोनेंट of b vector along a vector। कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, b वेक्टर का a वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कि b वेक्टर का a वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, b वेक्टर का a वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट होगा b cos थीटा। क्या होने वाला है, b cos थीटा। देखो यहां पर इस इक्वेशन में देखोगे यहां पर तो क्या लिखेंगे हम, देखो a डॉट b, या फिर इसको रिवर्स ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहां पे इस वाले इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, a b cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b। हमको फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर।
तो ए वेक्टर के अलोंग बी का जो कंपोनेंट है वो बी cos थीटा है, यानी कि ये बी cos थीटा चाहिए हमको। तो अगर बी cos थीटा चाहिए तो ए को क्या कर दो, इधर डिवाइड कर दो। और ए जो है यहां पर ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, इसको ऐसे लिख देंगे। तो बी cos थीटा का ए के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए, है ना। ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है क्या, ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ ए, यानी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कुछ बताया था मैंने कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है आपका, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, वही वेक्टर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ए वेक्टर है और उसी का मैग्नीट्यूड है, तो क्यों ना हम इसको इस तरह से भी लिख दें, ए cos थीटा, ए वेक्टर अपॉन ए कितना हो जाएगा, बी डॉट ए कैप, ये हो जाएगा ना बी डॉट ए कैप। इससे एक बात तो समझ में आ गई हमको, अगर हमको बी cos थीटा चाहिए किसके अलोंग, ए के अलोंग, ठीक है, तो बी cos थीटा चाहिए ए के अलोंग। तो यहां से हमको क्या पता लगाना है, हमको ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, क्या उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या बी cos थीटा मिल जाएगा। कभी भी हमसे आपसे कोई डायरेक्शन पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछते थे भाई डायरेक्शन बताओ इसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो आप क्या करते थे, यूनिट वेक्टर निकाल देते थे उसका, ठीक है। अब आपसे पूछा कि डायरेक्शन तो बताओ लेकिन किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग बताओ, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो ए कैप, यानी जिसके अलोंग आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उसके यूनिट वेक्टर से आप क्या कर दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी ए कैप से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, बी वेक्टर को, यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में मिल गई, ए कैप की डायरेक्शन में मिल गई। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका फाइंड आउट करने का, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए, है ना। नोट कर लो इसको करने की जरूरत नहीं है, नोट करेंगे इसको, आगे देखते हैं। सिमिलरली components of या कंपोनेंट ही लिख लेते हैं, एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग निकालना है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कितना हो जाएगा, ए cos थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे हम, ए cos थीटा बी मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी। तो ए cos थीटा शुड इक्वल्स टू डिवाइड बाय बी वेक्टर, सॉरी मोड ऑफ बी, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक। इसी तरह से अगर उस फॉर्म में लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी कैप, है ना, ये भी हमको याद रखना है, यानी किसके अलोंग निकालना था, बी के अलोंग निकालना था। तो बी के अलोंग, इसको अच्छे से लिख लो यार, बी के अलोंग निकालना था ना, तो बी के अलोंग निकालने के लिए क्या किया हमने, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये भी चीजें हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। बेसिक प्रॉपर्टी समझ लो या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इनसे रिलेटेड बनेंगे, डॉट प्रोडक्ट पूछ लेंगे आपसे, वेक्टर पूछ लेंगे कि इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताओ, cos थीटा पूछ लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। कई बार क्या होता है, मैंने एक दो प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाली, उस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इन बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि ये जो हमने जो भी लिखा है, जो भी हमने किया है, ये जो हमने किया है अभी, इसकी एप्लीकेशंस तो देखें हम कि ये क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। अभी तक तो हमने यही देखा है कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम इसके बाद। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा, हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।